हेलो स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का चैप्टर 1 पार्ट 2। इसमें हम लोग अब नए नए टॉपिक के बारे में अब फिर से कुछ नया पढ़ना शुरू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी का जो हम लोग पढ़ेंगे इस सेशन में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, एवोगाड्रो लॉ, मोल कॉन्सेप्ट, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड लिमिटेड रीजन, लिमिटिंग रीजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि इन 6 टॉपिक के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास के बारे में हम लोग ऐसे समझते हैं कि एटम क्या है, काफी छोटा है। तो अगर एटम को अगर हम ग्राम में भी करते हैं तो एटम का मास काफी कम होगा। तो इसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि ऐसा हम लोग कोई यूनिट लें जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग इसका मास ले सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी हम लोग बोलते हैं किसी चीज का, जैसे आयरन का डेंसिटी या कॉपर का डेंसिटी या अल्मीनियम का डेंसिटी। अल्मीनियम का डेंसिटी हम लोग जानते हैं 2.3। इसका मतलब क्या है कि वाटर के रिस्पेक्ट में 2.3 टाइम वो ज्यादा डेंसर है। उसी तरह से अगर हम कोई दूसरा चीज लेते हैं तो किसी के रिस्पेक्ट में लेते हैं, तो किसी के रिस्पेक्ट में जो लेते हैं उसको रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। और एब्सोल्यूट जो हुआ, जो एक्चुअल उसका वैल्यू है, तो हम लोग पढ़ते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। तो इसका मतलब है हाउ मेनी टाइम्स वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हेवियर देन 1/12 मास ऑफ वन कार्बन 12 कार्बन एटम। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन एटम जो है, उस कार्बन एटम के 12 पार्ट से कोई भी एटम कितना टाइम हेवियर है। इसको सिंपल वे में हम लोग समझते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास एक बहुत बड़ा 12 केजी का वाटरमेलन है, यानी तरबूज है। ठीक है, 12 केजी का तरबूज है और उसी समय क्या है कि कोई हॉकर आता है और हमें बताता है कि हम मैंगो सेल कर रहे हैं। मैंगो सेल कर रहे हैं और मैंगो जो है वो हमको 1 केजी लेना है। तो मुझे 1 केजी मैंगो लेने के लिए जब मैं वहां पे जाता हूँ तो उस वो जो हॉकर था उसके पास वेट नहीं है। बैलेंस है यानी तराजू है लेकिन वेट नहीं है। तो फिर मैं 1 केजी मैंगो कैसे लूंगा? तो सिंपली क्या करूंगा मैं कि वाटरमेलन को, जो मेरे पास है 12 केजी का, उसका हाफ करूंगा तो 6 केजी हो गया। फिर उसका क्वार्टर करूंगा तो कितना हो गया, 3 केजी हो गया। और फिर उसको 3 पार्ट में बांटूंगा तो 1 केजी हो गया। इसी तरह से कार्बन 12 का जो एटॉमिक मास है, उस एटॉमिक मास का हम लोग 12 पार्ट में डिवाइड करते हैं। और एक 12 पार्ट जो है टुकड़ा, उसको हम लोग कार्बन 12 का 12 पार्ट बोलते हैं। अब ऐसे समझते हैं हम लोग कि जैसे अगर हम लोग क्या लेते हैं कि एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो एटम ऑफ ऑक्सीजन लिए और इधर हम लोगों ने क्या किया कि 1/12 ऑफ वन कार्बन एटम, यानी कार्बन 12 के एटम का 12 पार्ट हम लोग इस तरह बैलेंस में रखे। और इस तरह हम लोग क्या किए, कोई भी एटम का वेट कर रहे हैं। तो कार्बन 12 के 12 पार्ट से वो कितना टाइम हैवियर है, इसको हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास बोलेंगे। तो ये देखते हैं हम लोग क्या है कि ऑक्सीजन जो है वो 16 टाइम हैवियर है, यानी कार्बन 12 के 12 पार्ट से ऑक्सीजन क्या है, 16 टाइम हैवियर है। एटॉमिक मास यूनिट जिसको हम लोग शॉर्ट में एएमयू और आज के डेट में यू से डिनोट करते हैं। वन एटॉमिक मास ऑफ यूनिट इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ वन कार्बन 12 एटम। फॉर एग्जाम्पल, कि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन जो है 1.008 एएमयू है। उसी तरह से एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या है, 16 एएमयू है। म्यू सिंबल जो है हम लोग एएमयू की जगह पे ओनली म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब रिलेटिव एटॉमिक मास स्टेट दैट हाउ मेनी टाइम्स वन एटम ऑफ सब्सटेंस इज हेवियर देन कार्बन 12 मास ऑफ द 1/12 कार्बन एटम।
When atomic mass is expressed in gram, it is called to gram atomic mass. यानी एटॉमिक मास को हम लोग ग्राम में करेंगे तो ग्राम एटॉमिक मास को बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 AMU है. इसी को अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस करें तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, 16 ग्राम होगा. फिर हम लोग लेते हैं मोलिकुलर मास. तो मोलिकुलर मास जो होता है कि जिसमें जितना एटम उसमें प्रेजेंट है उस एटम का मास को हम लोग कैलकुलेट करते हैं. अब जैसे कि इसमें एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखते हैं H2SO4. तो H2SO4 का मोलिकुलर मास क्या होगा. तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, 2 है, और सल्फर कितना है, 1 है, और ऑक्सीजन कितना है, 4 है. तो 2 × 1, 2 × 1 यानी हाइड्रोजन का मास 1 है और सल्फर कितना है, 32 है. तो और ऑक्सीजन का मास होता है 16. तो हम लोगों ने क्या किया, 16:4 और इसको हम लोगों ने ऐड किया तो कितना है, 98 AMU. यानी कि H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड का मास हुआ 98 AMU. तो इसका मतलब ये हुआ H2SO4 molecule is 98 times heavier than 1/12 mass of one carbon atom. The molecular mass of substance expressed in gram is called gram molecular mass. यानी वही चीज है कि एटॉमिक मास को भी अगर हम ग्राम में करें तो ग्राम एटॉमिक मास था, उसी तरह से मोलिकुलर मास को भी हम ग्राम में करते हैं तो आता है ग्राम मोलिकुलर मास. यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का ग्राम मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा, 98 ग्राम. अब मोल कॉन्सेप्ट को हम लोग और आसानी से समझते हैं. मोल इज डिफाइंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच कंटेन एवोगाड्रो नंबर. एवोगाड्रो नंबर कितना है, 6.023 × 10⁻23 atoms of the molecule of substance, atom and molecule respectively. सिंपल सा भाषा में अगर हम लोग इसको समझे तो जैसे कि 12 के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, दर्जन. उसी तरह से 100 की कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, सैकड़ा या सेंचुरी. उसी तरह से अगर हम कंबाइन करते हैं 6.023 × 10⁻23 सबस्टांसेस या एटम तो उसको हम बोलेंगे 1 मॉलिक्यूल या 1 मोल. 1 मोल उसका हम लोग कहेंगे. तो 1 मोल एक्सप्रेस करेंगे हम लोग कि 6.023 × 10⁻23. अब हम लोग समझते हैं इम्पिरिकल फार्मूला. इम्पिरिकल फार्मूला क्या है कि जिसके निकाल लेने के बाद हमें मोलिकुलर फार्मूला का निकाला जा सकता है आसानी से. तो सिंपल वे में हम लोग समझते हैं कि सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम ऑफ द मोलिक्यूल. यानी कोई भी एटम और मोलिक्यूल का जो सिंपल रेशियो होगा उसको हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं. तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग लेते हैं बेंजीन, तो बेंजीन का फॉर्मूला हुआ C6H6. अब हाइड्रोजन इसमें 6 है और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इसमें 6 है और कार्बन इसमें 6 है. तो 6 का कॉमन क्या हो गया, 6. यानी कि 6 से दोनों को डिवाइड किए तो C और H आए. यानी कि इम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन का आया हमको CH. उसी तरह से अगर हम लोग इम्पिरिकल फार्मूला निकालें कि इम्पिरिकल फार्मूला अगर हम लोग निकालते हैं ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6. तो इसमें क्या है कि 6 से सभी डिविजिबल है, यानी कि 6 से सभी को डिवाइड करते हैं तो C 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन 1 हो जाएगा. यानी कि ग्लूकोज का इम्पिरिकल फार्मूला हो गया CH2O. मोलिकुलर फार्मूला इज द ट्रू फार्मूला. फॉर एग्जाम्पल, तो इम्पिरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड HO है, लेकिन उसी को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए तो मोलिकुलर फार्मूला क्या हो गया, H2O2. इम्पिरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला को हम लोग समझने के लिए क्या करते हैं, जैसे ग्लूकोज का मैंने एग्जांपल दिया CH2O. उसी तरह से मोलिकुलर फार्मूला इसका हम लोग क्या देखें, C6H12O6 आ गया. तो मोलिकुलर फार्मूला को हम लोग क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं, मोलिकुलर फार्मूला को हम लोग n से इम्पिरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई करते हैं और n निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मोलिकुलर मास को इम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड करते हैं. तो इसको हम लोग n इक्वल टू हो गया मोलिकुलर मास डिवाइड बाय इम्पिरिकल फार्मूला मास.
और दूसरा एग्जांपल है मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने का, मोलिकुलर मास इंटू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। So mole is defined amount of substance which contain Avogadro number of atom of the molecule if the substance, atom and molecule respectively. अब हम लोग समझते हैं एटमोसिटी। The number of atom present in one molecule of substance is called atmosity। यानी कि एक सबस्टांस में नंबर ऑफ एटम कितना प्रेजेंट है किसी मॉलिक्यूल में, उसको एटमोसिटी कहते हैं। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि अगर अपने पास है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हम लोग मॉलिक्यूल लिखते हैं H2, तो इसका हाइड्रोजन में कितना हो गया, 2 हो गया। उसी तरह से फास्फोरस हम लोग लिखते हैं P4, तो एटमोसिटी फास्फोरस का क्या हो गया, 4 हो गया। तो एम्पिरिकल फार्मूला हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको समझने के लिए हम लोग 5 कॉलम बनाते हैं। तो 5 कॉलम बनाने के बाद उसका हम लोग देखते हैं कैसे कैसे निकालते हैं। सबसे पहले पहला कॉलम में हम लोग लिखते हैं नेम ऑफ एलिमेंट, दूसरा लिखते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट, तीसरा में लेते हैं उसका मास क्या है, उसके बाद रिलेटिव नंबर ऑफ एटम लिखते हैं, सिंपलेस्ट एट नंबर ऑफ रेशियो लेते हैं, सिंपलेस्ट होल नंबर लेते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग क्या लेते हैं कि जैसे कि कोई कंपाउंड है, पोटासियम, अल्युमिनियम, सल्फर और ऑक्सीजन, तो उस कंपोजिशन, उस सबस्टांस में हम लोग पोटासियम को देखते हैं 15.1% है, अल्युमिनियम 10.5% है, सल्फर 24.92% है और ऑक्सीजन 49.92%। तो सभी का पोटासियम का एटॉमिक मास हम लोगों ने लिया तो 39 आया, अल्युमिनियम का 27 होता है, सल्फर का 32 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो सारे एलिमेंट जो है जिसका परसेंटेज से उसके एटॉमिक मास को डिवाइड करते हैं, तो 15.1 डिवाइडेड बाई 39, तो ये अपने आप पास आया 0.39। उसी तरह से अल्युमिनियम का परसेंटेज है 10.5 और अल्युमिनियम का मास है 27, तो 10.5 डिवाइडेड बाई 27, तो हमारा रेशियो आया 3.39। उसी तरह से अगर हम लोग क्या लेते हैं, सल्फर का मास 32 है और इसका परसेंटेज क्या है 24 है, तो 24.96 डिवाइड बाय 27, तो ये आया हमारा 7.8। उसी तरह से ऑक्सीजन का हम लोग लेते हैं तो 49.92 है और मास है इसका 16, यानी 49.92 डिवाइडेड बाय 16, तो ये आया 3.12। तो इसमें सबसे छोटा नंबर जो है 3.9 आ रहा है, तो इस 3.9 को हम लोग क्या करेंगे, सभी से डिवाइड करेंगे। तो 3.9 डिवाइड बाई 3.9, इसमें आपको क्या देखना है कि सबसे छोटा नंबर जो होगा उस नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे, या इसको आप HCF भी निकाल सकते हैं 2 नंबर का। इसका इसका हम लोग HCF निकाले तो 3.9 ही आया, तो 3.9 को हम डिवाइड किए पहले नंबर से तो 1 आया, दूसरे नंबर से तो 1 आया, तीसरे नंबर से हम 7.8 डिवाइड बाई 3.9 2 आया, और 3.12 को डिवाइड किए तो हमारा है 8, यानी कि सिंपलेस्ट होल रेशियो जो आया हमारा 1 1 2 एंड 8। तो पोटासियम मेरे पास कितना है, 1 है, अल्युमिनियम कितना है, 1 है, सल्फर कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन कितना है अपने पास, 8 है। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे आएगा अपने पास, यानी कि यहाँ पे जो पोटासियम था 1 यहाँ लिखे, अल्युमिनियम क्या था 1 यहाँ लिखे, सल्फर क्या था 2 यहाँ लिखे, और ऑक्सीजन कितना था 1 यहाँ लिखे। यानी कि एम्पिरिकल फार्मूला जो हमारा हो गया KAlH2O4। तो इस तरह से एम्पिरिकल फार्मूला हम किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं। और इसका अगर एम्पिरिकल फार्मूला मास हम लोग देखते हैं तो कितना आ जाएगा, पोटासियम का मास होता है 39, तो 1 इंटू 39, अल्युमिनियम का होता है 27, 1 इंटू 27, सल्फर का होता है 32, 2 इंटू 32, और ऑक्सीजन का होता है 16, 8 इंटू 16, यानी सभी को हम लोग ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 158 AMU। अब हम लोग पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि जिसमें हम लोग सिंबल और सिंबल से
किसी भी केमिकल रिएक्शन में होने वाले चेंजेस को लिखते हैं। इसमें जैसे कि एग्जांपल पे हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्शन करके हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन है, यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है क्लोरीन है, और यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी कि सिंबॉलिक रूप से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम लोग इसको दूसरे भाषा में करें, दूसरे चीज में लिखें, तो अगर हम लोग वर्ड में लिखते हैं तो मीथेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये वर्ड में हुआ। इसी को सिंबल वाइज हम लिखते हैं तो क्या हुआ कि मीथेन CH4 रिएक्ट विद ऑक्सीजन विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे कार्बन 1 है, कार्बन 1 था, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या था, 2 था ऑक्सीजन। तो इसको हम लोग क्या किए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम लोग बैलेंस कर लिए। इसी को सिंबॉलिक रूप से हम लोग करें तो कार्बन सेंटर में है, 4 हाइड्रोजन चारों तरफ से है, ऑक्सीजन क्योंकि 2 मोल है तो जैसे ऑक्सीजन हो गया 1 मोल और दूसरा मोल, और ये क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल बना, और वाटर 1 मोल एंड वाटर 2 मोल। तो हम लोग क्या समझे, मीनिंग क्या हुआ, 1 मोलकुल ऑफ मीथेन 2 molecule of oxygen give rise to 1 molecule of carbon dioxide and 2 molecule of water। तो ये हमारा क्या हुआ, सिंबलिक रूप से हम लोग केमिकल रिएक्शन को हम लोग सिंबलिक रूप से लिख सकते हैं। इसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। केमिकल इक्वेशन में जैसे कि इसको हम लोग बैलेंस करते हैं, तो जैसे कि इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि N2 और 3H2, तो यहाँ पे N कितना है, 2 है, और यहाँ पे H कितना है, 6 है। इधर भी N क्या देख रहे हैं हम लोग, 2 है, और हाइड्रोजन कितना है, 6 है। उसी तरह से देखते हैं दूसरा इक्वेशन में कहते हैं इसमें रॉन्ग क्या है। इसमें रॉन्ग ये है कि ब्रोमीन के यहाँ पे सामने यहाँ पे 2 नहीं लगाएंगे, ब्रोमीन के नीचे यहाँ पे 2 लगाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग पढ़ते हैं लिमिटिंग रीजेंट। तो लिमिटिंग रीजेंट क्या होता है कि इन रिएक्शन लिमिटिंग रीजेंट कंज्यूम फर्स्ट। अगर एकदम सीधा सा एग्जांपल हम आपको दें कि जैसे अगर हमारे पास केक बनाना, तो केक बनाना है और मुझे क्या है कि 1 kg मैदा है और 1 kg शुगर है, तो हम क्या करेंगे, सेम प्रोपोर्शन तो होगा नहीं कि केक में हम लोग मैदा का अमाउंट ज्यादा लेते हैं और शुगर का अमाउंट कम लेते हैं। तो 1 kg मैदा क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, बट चीनी क्या हो जाएगा, बचा रह जाएगा। तो यहाँ पे लिमिटिंग रीजन क्या है कि इन रिएक्शन लिमिटिंग रीजन कंज्यूम फर्स्ट, यानी मैदा क्या हो गया हमारा लिमिटिंग रीजन, यानी कि मैदा कंज्यूम हो गया और चीनी बचा रह गया। इसी तरह से केमिकल रिएक्शन में जब देखते हैं कि कोई सबस्टांस कंज्यूम पहले हो जाता है तो उसको हम लोग लिमिटिंग रीजन बोल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास क्या है कि अगर हम लोग इक्विवेलेंट मास पढ़ेंगे, नॉर्मलिटी पढ़ेंगे, मोलरिटी पढ़ेंगे, मोललिटी पढ़ेंगे, और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे, परसेंटेज कंसंट्रेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट मास समझते हैं। तो इक्विवेलेंट मास जो होता है ये 3 तरह का सब्सटेंस हम लोग जानते हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड का लेते हैं, बेस का लेते हैं और सॉल्ट का लेते हैं। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड क्या होता है, तो मोलिकुलर मास ऑफ एसिड डिवाइड बाय नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन बेसिसिटी। तो एग्जांपल के तौर पे हम लोग पकड़ते हैं कि जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl का जो मास है वो कितना आता है, 1 + 35.5, और इसमें हाइड्रोजन कितना है, 1, यानी कि 36.5 डिवाइड बाय 1, यानी कि इसका इक्विवेलेंट मास एसिड का कितना है, 36.5। वही हाइड्रोजन क्लोराइड के जगह पे सल्फ्यूरिक एसिड का हम लोग देखते हैं। मोलिकुलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का होता है 2 × 1 + 32 + 4 × 16, यानी कि 98 डिवाइड बाय 2, यानी कितना है, 49। उसी तरह से इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस लेते हैं। मोलिकुलर मास ऑफ बेस हुआ और नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन, जिसको एसिडिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल पे हम लोग लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में रिवर्सिबल हाइड्रोजन एटम OH कितना है, 1 है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 2 है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम लोगों ने मास निकाला 23 + 16 + 1, यानी कि 40 डिवाइड बाई 1, 40 आया। उसी तरह से अगर हम लोग लेते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें OH जो है रिप्लेस हो रहा है 2, और मास हम लोग निकाले कैल्शियम का 40, हाइड्रोजन का 2 × 1 और ऑक्सीजन का 2 × 16, यानी कि कितना निकल के आया, इसको 2 से डिवाइड किए तो आंसर आया कितना अपने पास, 37। उसी तरह से इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट लेके चलते हैं, तो नंबर मोलिकुलर मास हम लेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। तो एग्जांपल के तौर पे लेते हैं हम लोग सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का मोलिकुलर मास हम लोग निकालते हैं, तो 23 + 35.5, और इसमें चार्ज कितना है, +1, यानी कि 58.5 डिवाइडेड बाय 1। उसी तरह से अगर हम पकड़ते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, इसमें इसमें हम लोग लेते हैं, तो मैग्नीशियम का मास होता है 24 और 32.2 × 35.5, यानी कि इसका अगर हम कैलकुलेट करते हैं 47.5 आता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग समझते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो उसमें आता है नॉर्मलिटी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूशन प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, यानी कि कितना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सोल्यूट है किसी भी सबस्टांस में 1 लीटर के सोल्यूशन में। तो N = आता है इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन अ लीटर, यानी कि कोई भी चीजों में 1 लीटर पानी में कितना इक्विवेलेंट सॉलिड है उसको N से रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरह से N = हुआ मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट इंटू वॉल्यूम इन ml। ऑल्सो एक और फॉर्मूला है इक्विवेलेंट, ऑल्सो N = आता है हमारा इक्विवेलेंट डिवाइड बाय V इन लीटर, और इक्विवेलेंट इक्वल टू हो गया N × V इन लीटर। मिली इक्विवेलेंट में N × V इन ml। उसके बाद आता है मोलरिटी। मोलरिटी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस मोलरिटी में हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। और इसको m को हम लोग दूसरी भाषा में करते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट इन 100,000 डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ वॉल्यूम इन ml। तो मोल इक्वल टू आता है मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। इसको इजी वे में समझते हैं कि जैसे अगर हम लोग क्या लेते हैं कि 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर वाटर में हम लोग क्या कर रहे हैं, 90 ग्राम ग्लूकोज को डिजोल्व कर दिए। तो 90 ग्राम ग्लूकोज को डिजोल्व कर दिए और उसका मोलरिटी हम लोग को फाइंड करना है। तो यहाँ पे 1 लीटर तो वाटर है हमारा, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब 90 ग्राम ग्लूकोज इसमें डाले, तो नंबर ऑफ मोल कितना हो गया ग्लूकोज का, तो नंबर ऑफ मोल हम लोग जानते हैं कि मास ऑफ सबस्टांस डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। तो मोलिकुलर मास जो ग्लूकोज का आता है वो 180 ग्राम आता है, और यहाँ पे हम लोग ग्लूकोज कितना मिलाए हैं, 90 ग्राम मिलाए हैं। तो 90 ग्राम डिवाइडेड बाय 180 ग्राम, यानी कि आया हमारा 0.5, और 0.5 1 लीटर में डिजोल्व है, इसलिए हमारा मोलरिटी कितना हो गया 0.5, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे 0.5 m। और मोलरिटी को हम लोग मिली मोल भी बोलते हैं, मोलरिटी इन वॉल्यूम इन लीटर। अब तीनों का रिलेशन हम लोग देखते हैं, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। नॉर्मलिटी मास ऑफ सॉल्यूट इन 100,000 और डिवाइड बाय मोलिकुलर मास इन n फैक्टर इनटू वॉल्यूम इन लीटर। n = m × n फैक्टर। तो यहाँ पे डिफरेंट मॉलिक्यूल का हम लोग देख रहे हैं। n फैक्टर जो है HCl में 1 है, H2SO4 में 2 है, हाइड्रोजन फॉस्फोरिक एसिड में 3 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में 1 है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 2 है। फॉर मोनोवैलेंट कंपाउंड N = 1, नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी इज सेम। नंबर ऑफ मोल, मोलरिटी की बात करते हैं हम लोग, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg और
1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m स्मॉल लीटर। m इक्वल टू आ गया, स्मॉल m इक्वल टू आ मोल ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट, और m को दूसरे ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट इन 1000 इंटू डिवाइड बाय मोलकुलर मास इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। कंसंट्रेशन टर्म ऑफ परसेंटेज, यानी कंसंट्रेशन को टर्म ऑफ परसेंटेज को भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि बाय मास, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि 100 ग्राम वाटर में 10 ग्राम ग्लूकोज हम लोग डिजोल्व किए, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, यानी कि सॉल्यूट का मास हो गया 10 और सोल्यूशन का मास कितना हो गया 100 प्लस 10 110, यानी 10 डिवाइड बाय 110 इंटू 100। तो इसमें हमारा आएगा 9.99 आएगा। उसी तरह से अगर वॉल्यूम की बात करें तो बाय परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, यानी V डिवाइड बाय V इंटू परसेंटेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।